Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic of discussion is electron transfer reaction। देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सेक्शन सी में डायरेक्ट 4 नंबर्स का क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से मिलता है। तो कोशिश करें आप इस सेक्शन को अच्छे से कवर अप करें बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से मिलेगा। ओके, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। So in this reaction electron transfer takes place from one complex to another, means one complex get oxidized and other complex get reduced। आपके पास दो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे जिनके बीच में आपका रिएक्शन होगा। उन दो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में वन कॉम्प्लेक्स आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो आपका अदर कॉम्प्लेक्स होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दैट कॉम्प्लेक्स गेट ऑक्सीडाइज एंड द अदर कॉम्प्लेक्स विच गेन इलेक्ट्रॉन दैट कॉम्प्लेक्स गेट रिड्यूस। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है क्रोमियम वाटर 6 2 पॉजिटिव प्लस इरिडियम 6 2 नेगेटिव। सो यहाँ पे आपके पास बन क्या रहा है क्रोमियम वाटर 6 3 पॉजिटिव प्लस इरिडियम Cl6 3 नेगेटिव। सो यानी कि आपका देखिए पहले क्रोमियम +2 कॉन्फ़िगरेशन में था, उसके बाद क्रोमियम आपका +3 में चला गया, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो जहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है मीन्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स गेट ऑक्सीडाइज। इरिडियम का कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव पे था, वो चला गया आपका 3 नेगेटिव पे, यानी कि इरिडियम के कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है एंड इरिडियम कॉम्प्लेक्स गेट रिड्यूस। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ओके, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विच कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीडाइज एंड विच कॉम्प्लेक्स इज रिड्यूस्ड। सो क्रोमियम जो है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा वाटर के साथ +2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ओके, सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जब आपका बनेगा तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी वहाँ पे है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इरिडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दूसरा आपको पता है डाउन द ग्रुप आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होते हैं, कोवलेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज में नहीं जाने देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। दैट इज़ वाई क्रोमियम आपका जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और इरिडियम कॉम्प्लेक्स गेट रिड्यूस्ड। ओके, सो इन दिस रिएक्शन वन इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन में भी ट्रांसफर। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आपका एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होगा वो आपका +1 का भी हो सकता है और वो आपका +2 का भी हो सकता है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन टाइम स्केल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन एज कंपेरिजन टू द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांस इफेक्ट के अंदर। ओके, सो आपका 10 सेकेंड से 1 सेकेंड्स के बीच में आपका रिएक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एज कंपेरिजन टू द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ जनरली देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज मतलब अदला बदली हो जाना। ये किस तरह से होगा? इन दीज रिएक्शन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल, यानी कि जो रिएक्टेंट आपके पास कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होगा और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका दोनों सेम होगा एंड देयर इज़ नो नेट केमिकल चेंज, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नोट करने लायक चीज़ है वो क्या होगा कि इस केस में ΔG 0 हो जाएगा और आपका K इक्विलिब्रिया = 1। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जब आपके पास सिंपल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन होती है तो उसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम रहता है, उस केस में आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। दैट इज़ वाई ΔG = 0 हो जाता है एंड K इक्विलिब्रिया = 1 हो जाता है। आई रिपीटेड वन मोर टाइम, क्या होगा जब आपके पास सिंपल एक्सचेंज रिएक्शन होगा उस केस में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे, उस रिएक्शन में आपके पास कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, ΔG का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड K इक्विलिब्रिया = 1। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो लाइन है वो सेम लाइन आ रहा है आपके पास एंड ΔG उस केस में आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, नाउ सच रिएक्शंस आर स्टडीड बाय आइसोटोप लेबलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको दिखाऊंगी मैं कि किस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपके पास सिंपल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन होता है सो सच रिएक्शंस आर स्टडीड बाय आइसोटोप लेबलिंग।
मैथड, ये मैथड है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, जहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू 0 एंड के इक्विलिब्रिया इक्वल टू 1 होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है Fe स्टार वाटर 6 2 पॉजिटिव प्लस Fe वाटर 6 3 पॉजिटिव। तो इस केस में सिंपल क्या हो जाएगा, जो 2 पॉजिटिव है वो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, जो 3 पॉजिटिव है वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरह से सिंपल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज वहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट जैसे आपके पास है Fe स्टार CN6 4 नेगेटिव से Fe CN6 3 नेगेटिव। तो इस केस में आप देख सकते हैं Fe CN6 क्या हो जाएगा, जो 4 नेगेटिव है वो 3 नेगेटिव हो जाएगा, जो 3 नेगेटिव है वो 4 नेगेटिव हो जाएगा। एक तरह से क्या हो रहा है, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस यहाँ पे हो रही हैं, एंड सच सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस आर स्टडीड बाय आइसोटोप लेबलिंग मैथड। ओके, and in this case delta G equal to 0, K equilibria equal to 1. I repeated, delta G equal to 0, K equilibria equal to 1, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, आप जितनी बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेट रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, देयर आर सम रिएक्शंस वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लीड्स टू नेट केमिकल चेंज, सच रिएक्शंस आर डिस्क्राइब बाय रिडॉक्स रिएक्शन, कि जहाँ पे कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होगा। अभी जो हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन था, वहाँ पे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे थे, सिंपल आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था। बट अगर आपका केमिकल रिएक्शन हो, सच केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस अगर आपका हो रहा है कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव एंड के इक्विलिब्रिया हो जाएगा ग्रेटर देन 1। आई रिपीटेड, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड के इक्विलिब्रिया का वैल्यू हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जब आपके पास आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपके कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में, देन डेल्टा जी और के इक्विलिब्रिया एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव एंड के इक्विलिब्रिया ग्रेटर देन 1। जिसे आपके पास अभी एग्जाम्पल है Fe फिनेंथ्रेलिन 3 पॉजिटिव प्लस Fe CN6 4 नेगेटिव। तो उस केस में आपका जो Fe फिनेंथ्रिन के साथ है वो +3 से +2 में जा रहा है, एंड जो आपका Fe CN6 4 नेगेटिव है वहाँ से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, Fe CN6 4 नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आपका Fe फिनेंथ्रेलिन 3 पॉजिटिव पे हो रहा है। सो वहाँ पे पहले 3 इलेक्ट्रॉन का कमी था, अब 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है, एंड Fe CN6 4 नेगेटिव पे पहले 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो अब वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रह गए। ओके, सेम जैसे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है Fe CN6 4 नेगेटिव प्लस इरिडियम Cl6 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे Fe CN6 क्या हो गया आपका 3 नेगेटिव, और इरिडियम Cl6 आपका किस में चला गया 3 नेगेटिव के अंदर। सो इस तरह से यानी कि बहुत सारे हम ऐसे रिएक्शंस ले सकते हैं जहाँ पे आपका नेट केमिकल रिएक्शन होगा और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, के इक्विलिब्रिया आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के मेथड्स कौन कौन से हैं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आर जनरली फास्टर देन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर was studied by 2 mechanism। फर्स्ट वन इज आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और एक आपको पता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म, और दोनों मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, क्रॉस रिएक्शन हम बोल सकते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन दोज कॉम्प्लेक्स विच आर बोथ इनर्ट with the coordinated complex or coordinated cell, or one of the coordinated complex ion is inert with its coordinated cell। यूजुअली क्या बोल रहे हैं, आउटर स्पीयर मैकेनिज्म, यानी कि आपका स्पीयर के अंदर जो मेटल आयन और लिगेंड प्रेजेंट है उनके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी। स्पीयर के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। एक तरह से स्पीयर के अंदर जो चीज़ है वो आपका एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा, कोई किसी तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस आपका नहीं होगा। स्पीयर के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहाँ पे होगा। ओके, सो नाउ जनरली रिएक्शन अकर बिटवीन दोज कॉम्प्लेक्स दैट डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। देखिए, आउटर ऑर्बिटल रिएक्शन या मैकेनिज्म का मतलब ही यही है कि आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का मतलब ही यही है
कि स्पीयर के अंदर वाली चीज़ें एज इट इज़ है, उनके साथ किसी तरह का छेड़खानी नहीं किया जा रहा है, वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपका बिल्कुल स्टेबल है। स्पीयर के बाहर आपका प्रोसेसेस हो रहा है, यानी कि स्पीयर के अंदर जो चीज़ें हैं वो किसी तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को नहीं शो कर रहे। नाउ आउटर स्पीयर मैकेनिज्म बिटवीन कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस आर कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन, और लिखा हुआ है ब्रैकेट में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है उसके अंदर किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है FeCN6 4 नेगेटिव प्लस MoCN8 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो FeCN6 4 नेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा MoCN8 3 नेगेटिव पे। तो आपका Fe जो है वो 3 नेगेटिव में चला जाएगा और आपका जो MO है वो आपका 4 नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो हमारे पास इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बनने शुरू हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होते हैं एज़ कंपेरिजन टू दी 3D मेटल आयन सीरीज़ के। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, सेम मेटल आयन है यहाँ पे, अगर हो सपोज अगर सेम मेटल हो तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ एक्सचेंज, बट अगर मेटल आयन आपका डिफरेंट है तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शंस। ओके, अब बात करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म की। So for these electron transfer to occur, one of the complex should be inert and other should be labile. Inner sphere का मतलब क्या है, स्फीयर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। तो स्पीयर के अगर अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, यानी कि स्पीयर में जो आपके मेटल और लिगेंड प्रेजेंट है वो आपका कॉम्प्लेक्स इस तरह का होना चाहिए कि वो लेबाइल हो, ताकि वहाँ पे आपका रिएक्शन फास्ट हो सके। ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है कि वन कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट हो सकता है, बट एक कॉम्प्लेक्स को लेबाइल होना ज़रूरी है। सो रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट शेयर अ लिगेंड टू फॉर्म अ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और पूछी भी जाती है कि जब आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म होता है तो उसके लिए वहाँ पे एक ब्रिजिंग लीगेंड का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आपके पास कोई ब्रिजिंग लीगेंड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आपका कॉम्प्लेक्स इनर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। आई रिपीटेड वन मोर टाइम, अगर आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन हो रहा है तो उस केस में किसी ब्रिजिंग लिगेंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के पास कोई ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो आपका रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम वाटर 6 2 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम NH3 5 वाटर 3 पॉजिटिव। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो आपका क्रोमियम है वो +2 से +3 में चला जाएगा और जो आपका कोबाल्ट है वो +3 से +2 में चला जाएगा। ओके, क्योंकि कोबाल्ट +3 में आपको पता है अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे एज कंपेरिजन टू क्रोमियम के। सो अब कैसे पता चलेगा कि ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा है। सो ब्रिजिंग लिगेंड की प्रॉपर्टी है कि इट शुड हैव मोर देन वन लोन पेयर। जिसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो तो वो बहुत अच्छा ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा पॉलराइजेबल करेक्टर का होना चाहिए, कि उसका पॉलराइजेबल करेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सपोज आपके पास है क्लोराइड वाटर एंड अमोनिया। सो आपको पता है अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है और क्लोराइड के पास 3 लोन पेयर हैं आपके। सो जिसके पास जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो उतना ही अच्छा ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा। सो क्लोराइड इज़ द बेटर ब्रिजिंग लिगेंड एज कंपेरिजन टू वाटर एंड वाटर इज़ द बेटर ब्रिजिंग लिगेंड एज कंपेरिजन टू दी अमोनिया। तो यानी कि अपर वाले रिएक्शन में जो वाटर है वो आपका ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा। ओके, बट ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट बी देयर, तभी आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म वहाँ पे फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज डिफरेंस बिटवीन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आउटर स्फीयर में क्या होगा, द लिगेंड इन द टू रिएक्टेंट आर सेम एंड बॉन्ड आर नाइदर फॉर्म्ड और ब्रेक्ड। आउटर स्फीयर में क्या होगा, क्या बोले, द लिगेंड इन द टू रिएक्टेंट्स, लिगेंड्स आपके सेम रहेंगे और आउटर स्फीयर में आपका किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस नहीं होगा। जबकि इनर स्फीयर में क्या होगा, अनलाइक OSM मीन्स आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, द bonds आर ब्रेक्ड एंड मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन OSM। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इनर स्फीयर में बॉन्ड बनेगा भी, बॉन्ड ब्रेक भी होगा, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड जो होगा वो बीच में आएगा तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेगा और बॉन्ड का ब्रेकिंग भी करेगा। ओके, सेकेंड डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर थ्रू टनलिंग फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में
कि अगर वहाँ पे बॉन्ड ना तो बन रहा है ना ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो कैसे रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है आपका टनलिंग प्रोसेस के अंदर, और ये टनलिंग प्रोसेस क्या है, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा आपका टनलिंग प्रोसेस के अंदर फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, एंड अटैचमेंट जो आपका ये इनर स्फीयर है उसके इसमें क्या होगा, अटैचमेंट बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट अकर थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू द ब्रिजिंग लिगेंड, यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इनर स्फीयर मैकेनिज्म के अंदर। Now, third difference is that ligand into reactants are so firmly attached that there is no possibility of ligand transfer. Obviously बात है, आउटर स्फीयर का मतलब ही यही है कि अंदर वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच है एक दूसरे के साथ, तो उस केस में ligand ट्रांसफर का सवाल पैदा नहीं होता। आउटर स्फीयर में आपका ligand का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, बट इनर स्फीयर में मे और मे नॉट भी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, बट ये नहीं कह सकते कि होगा नहीं, इट मे बी और मे बी नॉट। Now, fourth difference is that electron transfer occur without a covalent linkage that is formed between the reactant. Obviously बात है, but inner sphere में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर occur via a covalently bonded breaching atom, कि उनके बीच में एक ब्रीचिंग एटम होगा जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहाँ पे होगा। नाउ अब देखते हैं कि अगर आपके पास इनर स्फीयर मैकेनिज्म है और एक आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है तो कौन सा ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अराइज होता है कि इनर स्फीयर भी हो रहा है आउटर स्फीयर भी है, तो विच मैकेनिज्म विल बी फास्ट। तो ऑब्वियसली इनर स्फीयर मैकेनिज्म जो होगा वो आपका फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू दी OSM के। ठीक है, क्या है, ISM इनर स्फीयर मैकेनिज्म इज फास्टर देन द OSM, क्योंकि वहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इनर स्फीयर में, आउटर स्फीयर में आपका टनलिंग के थ्रू होगा। सो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होगा आपके पास, फॉर द सब्स्टिट्यूशनली इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स इन द आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट कॉम्प्लेक्स नेवर बाइंड थ्रू देयर कोऑर्डिनेटेड स्फीयर, ये हमें पता है। Now this electron transfer process is understood by simple collision model required step as follow. तो outer sphere mechanism जो है वो हम explain करते हैं by the collision model. So collision model क्या कहता है, यहाँ पे formation of precursor, important चीज़ है ये, पेपर में पूछी गई है, सो ध्यान से सुनना। फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, रिएक्टेंट होगा ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, क्या करेंगे, डिफ्यूज टुगेदर टू फॉर्म एन आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। आपके पास जो रिएक्टेंट होगा और जो ऑक्सीडेंट होगा वो दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करेंगे और वो बनाएंगे आपके पास आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, कीपिंग इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनचेंज्ड। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। सो स्टेप इज फास्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कि जो आपका ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगी, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, डिफ्यूज करेंगे और आपके पास आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनेगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास क्या होगा, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल एक्टिवेशन। ऑब्वियसली केमिकल एक्टिवेशन पे किस तरह से, दिस स्टेप बेसिकली ऑर्गेनाइज थ्रू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे एक तरह से चेंजेस वाली चीज़ें क्या है, बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ। द इनर कोऑर्डिनेशन स्पीयर ऑफ ईच मेटल सेंटर टुवर्ड दोज ऑफ प्रोडक्ट एट दिस स्टेट सॉल्वेंट सेल अराउंड द प्रिकर्सर शुड ऑल्सो बी रीऑर्गेनाइज। दूसरा क्या है, आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का भी रीअरेंजमेंट होगा, और वो किस तरह से, देखिए, रिक्वायर्ड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इज कंज्यूम्ड फॉर, कि इस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एनर्जी है वो एक्चुअली में किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। फर्स्ट तो बॉन्ड लेंथ में जो चेंज आएगा उसके लिए, बॉन्ड एंगल में जो चेंज आएगा जिससे आपका स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन R और P में चेंजेस आएंगे, सॉल्वेंट रीअरेंजमेंट में चेंज आएगा, दूसरा हो सकता है आपका स्पिन स्टेट चेंज। ओके, सो यहाँ पे सपोज आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव में Fe+2 में है, 3 नेगेटिव में Fe जो है +3 में है, +2 में है तो D6 है, +3 में है तो D5 है, D6 में आपको पता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये भी आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सो केमिकल एक्टिवेशन इन्वॉल्व ओनली बॉन्ड लेंथ एडजस्टमेंट, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ आपका फ़र्क कहाँ पे आएगा, बॉन्ड लेंथ में, क्योंकि Fe+2 में क्या हो जाएगा, Fe+2 है, रेडियस ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, +3 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो आपका सिर्फ बॉन्ड लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड सेम है, मेटल सेम है। ओके, सो अभी आप जो चीज़ देख रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड रिलैक्सेशन टू सक्सेसर कॉम्प्लेक्स।
सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर विद इन द एक्टिवेटेड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। जैसे सबसे पहले क्या है, रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, सो रिडक्टेंट गेट पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद आपका जो ऑक्सीडेंट होगा दैट विल गेट नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से आपके पास एक सक्सेसर मॉलिक्यूल बनेगा। आफ्टर दैट जब सक्सेसर मॉलिक्यूल बनेगा, सक्सेसर मॉलिक्यूल आपके डिसोशिएट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट में। यानी कि सबसे पहले आपके पास प्रिकर्सर बना, रिएक्टेंट से प्रिकर्सर में कन्वर्ट हुआ, प्रिकर्सर आपका एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद वो सक्सेसर में गया, एंड देन सक्सेसर विल कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो ये है आपका एक तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की आउटर स्फीयर में आपका किस तरह से काम हो रहा है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन जो आपने याद रखनी है दैट इज कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, आउटर स्फीयर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है आपके पास जहाँ पे प्रिकर्सर में कन्वर्ट होगा, प्रिकर्सर फिर आपका एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होने के बाद आपके पास बनेगा सक्सेसर, एंड देन योर सक्सेसर विल कन्वर्टेड इनटू योर प्रोडक्ट। ओके, जैसे आपके पास डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये आपका ग्राफ से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रिएक्टेंट से गया आपका प्रिकर्सर, प्रिकर्सर से आपका एक्साइटेशन हुआ आपका, जिसको आप बोल सकते हैं कि आउटर स्फीयर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बना सक्सेसर, एंड द सक्सेसर आपका कन्वर्ट हो गया आपके प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, डेल्टा जी यहाँ पे 0 है क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किसी तरह का केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपको नेट केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो आपका डेल्टा जी इक्वल टू 0 और के इक्वल इक्वल टू 1। सो हेयर इलेक्ट्रॉन हैव इक्वली प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ द मेटल। जब आपका जो है ओ एस ए सी पे जाता है ना, यहाँ पे आउटर स्फीयर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो वो आपका दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एनर्जेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज कंटेनिंग ऑफ 3 फॉर्म। अब जो ये फ्री एनर्जी का चेंज है ये आपके 3 फॉर्म में हो सकता है। किस किस तरह से देखिए, सो यहाँ पे ये हो सकता है, सपोज आपका है डेल्टा जी एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट अ स्टेट separated by required distance are at while electron transfer occur. It take here electrostatic interaction between reactant to overcome Coulombic repulsion. Obviously बात है कि जब आपके ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट एक दूसरे के बिल्कुल पास आएंगे, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो सकता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन हो सकता है। तो उस कोलम्बिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज डेल्टा जी ई एस एक्साइटेड। ओके, उसके बाद हो सकता है डेल्टा जी आई एस। इसमें क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल एक्टिवेशन टू चेंज द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को चेंज करने के लिए, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज डेल्टा जी आई एस स्टार। उसके बाद हो सकता है डेल्टा जी ओ एस दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज डेल्टा जी ई एस, यानी कि टू ब्रिंग क्लोज ओवरकम कोलम्बिक रिपल्शन, प्लस डेल्टा जी आई एस जो होगा आपका रीऑर्गेनाइज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, एंड थर्ड होगा आपका प्लस डेल्टा जी ओ एस यानी कि सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इस तरह से आपका 3 फॉर्म में आपका जो है डेल्टा जी यहाँ पे हो सकता है। सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं और क्वेश्चंस हम ज़रूर करेंगे इस टॉपिक के। कुछ हमारा काफ़ी हद तक हमारा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है, बहुत थोड़ा ही पोर्शन हमारा बचा है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।